हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। ये वसंत क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इसका चैप्टर नंबर 11 आज हम रीड करेंगे। हाँ जी, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर तो काफ़ी लंबा है, 9 पेज का है, बट बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर बच्चे को बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो बच्चे जैसे इसमें चैप्टर में पूरे महादेवी वर्मा इसका राइटर है, इसके राइटर है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा ने क्या है कि इसमें जो बच्चे पशुओं से, पक्षियों से प्यार करते हैं उनको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 क्लास 7th का हिंदी। देखिए, नीलकंठ पाठ है इसका। पाठ का नाम है नीलकंठ। इसमें क्या स्टोरी है कि महादेवी वर्मा क्या करती है कि बहुत से पक्षी और ये छोटे छोटे चिड़िया, मोर, तितर, बिल्ली, ये सभी पालती हैं और उनका शौक़ है। और उसी में वो एक मोर और मोरनी को, छोटे छोटे बच्चों को ले आती है और पालती है। और ये इसी में इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी कहानी टाइप है। देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है नीलकंठ। राइटर है इसका, राइटर इसकी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ही राइटर है। वो उसी ने अपनी ही कुछ स्टोरी शेयर की है। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। कि क्या है कि वो किसी स्टेशन पे किसी अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए, अतिथि को छोड़ने के लिए गई हुई थी। तभी रास्ते में उसको जो चिड़ियों की और खरगोशों की जो दुकान थी ना, उसका ध्यान आया और ड्राइवर को रोकने के लिए वहाँ चलने के लिए कहा। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जो बड़े मियाँ की, चिड़िया वाले का वो था ना, चिड़िया वाला जो चिड़िया बेचता था, उसका नाम था बड़े मियाँ। तो वो क्या करता था कि वहाँ जैसे वो रोड पे, सड़क पे आया तो ड्राइवर को महादेवी वर्मा ने संकेत किया कि रुकने के लिए कहा। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। तो वो जो चिड़िया बेचता था, उस आदमी ने महादेवी वर्मा को सलाम किया, सलाम गुरुजी। ऐसे पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ियाघर 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। इसमें क्या है कि उसने कहा कि आपने पिछली बार आए तो 2 मोर के बारे में पूछा था। तो शंकरगढ़ में एक चिड़िया मार आदमी थे, वो शंकरगढ़ का था। तो वो क्या कह रहा है कि शंकरगढ़ से चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। महादेवी वर्मा से उसने ऐसे कहा। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसे मासूम, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था क्या। तो उसने कहा कि बहुत सारे लोग इसको लेने के लिए आए थे, मोर और मोरनी को, क्योंकि मोर के पंजों से दवाइयाँ बनती है। तो मेरे सीने में भी दिल है, ऐसे किसी को मैं मोर को मारने के लिए कैसे दे दूँ। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है। इसमें वो कह रहा है, जो चिड़िया जो बेचता था, वो कह रहा है कि हमारा तो रोज़गार ही ख़राब है। इसमें क्या है, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, कि लोग पकड़ के लाते हैं और मारते हैं। ये तो ख़राब है, ऐसे सुनने को आता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफ़ान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। इस लाइन का ये बताया कि बड़े मियाँ जो थे वो बहुत बोलते थे, बहुत भाषणबाजी करते थे। तो बहुत बोलने के कारण उनकी जो तूफ़ान मेल जो वो बोलते रहते थे ना, तो उसका कोई स्टेशन नहीं था, मतलब वो रुकते ही नहीं थे। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता था। यानी कि जो भी इसको रोक देगा वही ठीक है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा। तो महादेवी वर्मा को तो पता था ये रुकेगा नहीं, तो उसने उसको बीच में ही रोक कर पूछ लिया, मोर के बच्चे हैं कहाँ? मोर के बच्चे कहाँ पर है?
बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते ही मेरी दृष्टि तार के पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो उसने कहा कि जैसे ही बड़े मियाँ ने उधर संकेत किया ना, ऐसे इधर हाथ करके संकेत किया, जैसे ही वो, तभी मेरी दृष्टि उन पिंजरों तक गई। वहाँ पर एक छोटे से पिंजरे में 2 बच्चे ऐसे बैठे थे जैसे तितर के बच्चे हो, तितर के समान लग रहे थे, वो छोटे छोटे थे बिल्कुल। पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण होता है छोटा, पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, पक्षी शावक मतलब पक्षी के बच्चे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो इस फ्रेम में जड़ दिए गए हों, जैसे इतने थोड़ी जगह में ऐसे सेट कर रखे थे, ऐसे लग रहा था जड़ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। मतलब मैं जैसे जैसे देख रही थी, निरीक्षण मतलब देखना, तो वैसे वैसे बड़े मियाँ बोले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। उसने कहा कि इस जोड़े के चिड़िया मार ने कितने रुपए लिए? 30 रुपये। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? तो मैंने कहा था कि इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है, इनमें मोर की कोई ऐसी खासियत तो अभी हुई नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। पर वह पूंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी होता है जो मतलब कंजूस टाइप होते हैं ना, उनको कहते हैं मुंजी। तो वो मुंजी कहाँ सुनने लगा मेरी? आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। तो मैंने क्या किया, आपका ख्याल करके उसको पैसे दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझे, जो आपको ठीक, मुनासिब मतलब ठीक लगे, मुनासिब मीन जो आपको ठीक लगे, अस्तु 30 चीरमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तो 30 तो चिड़िया मार के नाम, फिर 5 मियाँ के नाम के उसने 35 रुपये दिए। मतलब 35 रुपये देकर वो जो पिंजरा था वो कार में रख लिया और जाली के चौखट के चित्र जीवित हो गए। तो ऐसे लग रहा था ना, जो चित्र से लग रहे हैं, जो उस पिंजरे के अंदर ऐसे चित्र के समान लग रहे हैं, वो ऐसे लगने लगे जैसे गाड़ी में रखा ना तो वो जीवित से हो गए हों। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव, दोनों ऐसे छटपटाने लगे और तो ऐसे लगने लगा जैसे पिंजरा ही सजीव हो गया हो और उड़ने योग्य हो गया हो, कि पिंजरा ही उड़ने वाला है। इस तरह उछल कूद वो करने लगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तितर है, मोर कहकर ठग लिया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो घर में सब कहने लगे ये तो तितर हैं, इतने छोटे छोटे तितर हैं, आपको मोर कह के ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ठगी गई हूँ, मुझसे जैसे ज़्यादा पैसे ले लिए या किसी प्रकार से भी मुझे ठग लिया गया। तो ऐसा उसने जब ये कहा ना ठग लिए गए, तो वो शब्द मेरे लिए दुर्बलता का कारण बन गई, मुझे बहुत बुरा लगा। और अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? मोर के क्या मतलब? उसने चिढ़कर कहा महादेवी वर्मा ने कि मोर को क्या सोने के पंख लगे होते हैं? है तो वो भी पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। ठीक है, जैसे उन्होंने चिढ़ाया ना उसको महादेव वर्मा को, तो उसके व्यवहार में वो तो विशेष अलग सी वो हो गई। कभी उनको जैसे अच्छे से पालना है और अच्छे इनको बड़ा करना है, तो उनके व्यवहार में फ़र्क आ गया महादेव वर्मा की। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सूत की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सबसे पहले क्या किया कि पिंजरे को अपने जो पढ़ने लिखने का कमरा उसमें जाके रखा और खोला, तो फिर उसमें 2 छोटी छोटी कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियाँ, सत्तू एक रोटी टाइप, वो आटा टाइप होता है, उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर वहाँ पर रखी और पानी रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। अब वो पिंजरा था वो बिल्कुल छोटा था, कमरा था बहुत बड़ा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो दोनों चूहेदानी के पिंजरे से निकलकर बहुत बड़े कमरे में खो गए हों कहीं।
कभी मेज के नीचे घुस जाते और कभी अलमारी के पीछे छुप जाते। अंत में लुका छुपी में से थककर फिर धीरे धीरे वो लुका छुपी से थक गए और उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों की टोकरी में अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। जब वो थक गए घूम घूम के, कभी कहीं छुप रहे थे, और आखिरी में वो क्या हुए कि एक कागज़ों की रद्दी टोकरी थी मेरी, उसमें जाकर उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। कि 2-4 दिन तो वो ऐसे ही क्या करते कि इधर उधर, कभी इधर घूमे अपने उसी रूम में, बस कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे, और रात को अपनी उसी कागज़ की टोकरी में आके सो जाते रहते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर और कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। फिर क्या करते थे वो, कभी मेज पे कभी कुर्सी पे ऐसे घूमते रहते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। उस कमरे की जो खिड़कियां थी उसमें तो सब में जाली थी, बट जो उसका दरवाज़ा था वो उसको बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, वहाँ पर एक बिल्ली थी, वो बिल्ली भी महादेव वर्मा ने पाली हुई थी, उसका नाम था चित्रा। ये क्वेश्चन आ सकता है छोटे क्वेश्चनों में कि बिल्ली का क्या नाम था, तो आपको इस चित्रा नाम याद रखना है, ठीक है। और नवागंतु होता है जो नए नए बच्चे, छोटे छोटे। तो इसमें क्या था कि अगर चित्रा को ये पता चल जाता कि नए छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो वो उनका क्या हाल करती, तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। तो पता देखो, अगर बिल्ली उसमें घुस जाती तो वो उनको मार देती, ठीक है। इसी डर से वो हमेशा दरवाजे को बंद रखती थी। ये अनुमान करना भी कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दोष और था अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। मतलब कि वहाँ जो वो रह रही थी चित्रा, वहाँ पे अपने जो पालतू पशु पक्षी थे वो उन पर हमला नहीं करती थी किसी भी चीज़ पे, लेकिन यहाँ जो नए आए थे उन पे कर सकती थी। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे। ये दोनों ऐसे अहरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति मतलब उसका ये था कि जैसे वो चित्रा थी ना, वो उस बिल्ली थी, वो उस मेज़ के आसपास रहती होगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे ये अहरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन कैसे बना सकते हैं, इसलिए वो उन पर हमला कर देगी अगर गेट खुला रह गया तो। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी महाजारी के लिए असहाय ही कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मेरे कमरे का काया कल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। तो क्या किया कि जब वो उन्होंने उस कमरे को ख़राब कर दिया, पूरा कमरा बड़ा ही चिड़ियाखाना सा लगने लगा, तो उन्होंने उसको बंद करके अपने उस चिड़ियाघर में पहुंचाया जहाँ पर अन्य जीव जंतु भी रहते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों से वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। तो जैसे ही वो 2 नए बच्चे आए तो वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं ने ऐसा मतलब कि उनका स्वागत किया, जैसे नववधु आती है ना तो सभी परिवार में उसका स्वागत करते हैं, वैसे ही उसका स्वागत किया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। उनके कबूतर क्या नाम था? लक्का। एक ये भी क्वेश्चन बनता है, कबूतर का क्या नाम था शॉर्ट क्वेश्चनों में। तो कबूतर क्या नाम था? लक्का। तो लक्का कबूतर था, वो नाच रहा था, वो दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगा। वो जो था ना कबूतर, वो गुटर करने लगा, उसके चारों तरफ घूमने लगा ऐसे ऐसे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, ठीक है। जो खरगोश थे ना, बड़े खरगोश थे, वो सभासदों के समान, जैसे बड़े बड़े सभा होती है ना, उस तरह उसके चारों तरफ बैठ गए और उसको देखने लगे उनको। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश, और जो छोटे छोटे खरगोश थे वो कैसे लगा जैसे ऊन की गेंद पड़ी हो। तो उसके चारों उछल कूद मचा रहे थे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे, और तोते ऐसे कर रहे थे जैसे उसको परीक्षण देख रहे हो, अच्छे से देख रहे थे अपनी आंखों को बंद कर करके। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो महादेव वर्मा जी कहती है, तो उस समय ऐसा लग रहा था
कि मेरे चिड़ियाघर में भूचाल सा आ गया है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही कर्मश और रंग में था जैसे इल्ली से तितली का बनना। देखो पहले तो वो छोटे छोटे थे, अब वो बड़े होने लगे हैं और उनका जो शरीर का जो सुंदरता थी वो बढ़ने लगी है। तो ऐसे लगने लगा जैसे वो इल्ली से, मतलब बहुत बेकार से छोटे छोटे से थे ना, इल्ली से तितली जैसे सुंदर बनने लगे हों। ठीक है, आगे है, मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। जैसे ये मोर था, ये जो ऊपर होता है ना, जैसे ये है, इसको कहते हैं कलगी। मोर की जो कलगी थी वो सघन और ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकी मतलब चमकदार और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ होता है, नीलाभ मतलब नीली नीली धूती झलकने लगी। उसके आँखों के आसपास नीली नीली दिखने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा गर्दन, जो उसकी लंबी नीली गर्दन थी वो हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी। जो उसकी गर्दन थी ना नीली थी, तो वहाँ पे कैसे लगने लगी, धूप छाव जैसी तरंगे लगने लगी, कहीं से नीली, कहीं से हल्की नीली, कहीं से डार्क नीली, इस तरह की दिखने लगी। दक्षिणी वाम दोनों पंखों में स्लेटी और उसके दक्षिणी साइड में पंखों के स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखने लगा कि पंखे स्लेटी रंग की और सफ़ेद रंग की दिखने लगी। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दित हो उठे। जो उसके पंख थे वो कैसे होने लगे, इंद्रधनुष मतलब 7 रंगों के होते हैं ना, सुंदर होते हैं, इस तरह सुंदर सुंदर इंद्रधनुष जैसे रंग जैसे उदित होने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। जो पहले तो रंग रहित थी वो अब एक नई गरिमा से रजने लगी। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, जैसे वो मोर था तो ऊंची गर्दन करके देखना। उसका विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मतलब इसमें ये बताया कि जैसे वो मोर और मोरनी थे, वो जैसे दाना चुगते थे, पानी पीते थे, टेढ़ी कर शब्द सुनते थे आदि क्रियाएं जो भी करते थे, जो भी अच्छी अच्छी क्रियाएं करते थे, उनको देखकर ही उसका आनंद अच्छे से लिया जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान, मोर का इसमें ज़्यादा पहले मोर का बताया, फिर बाद में मोरनी का बताया। तो ये सब पहले मोर का बताया था, अब मोरनी का बताया। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। तो मोर तो ज़्यादा सुंदर था और मोरनी कम सुंदर थी। तो क्या था कि इसमें मोरनी का विकास मोर जितना सुंदर नहीं हुआ, परंतु फिर भी वो अपनी लंबी धूप छाई जैसे कि उसकी गर्दन थी ना अच्छी, वो बड़ी अच्छी लगने लगी। और पंखों की जो उसकी थी ना, पंख थे उसके पत्रलेखा मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त मतलब ऐसा लग रहा था मोर की सहचारणी मोर के साथ चलती हुई वो अच्छी लगती थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया। देखो इसकी जो गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन, जो नीली गर्दन के कारण मोर का नाम तो नीलकंठ रखा गया। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। तो ये क्वेश्चन बनेगा, जब आप क्वेश्चन पीछे करोगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि उनका नाम नीलकंठ और राधा कैसे पड़ा। तो यहाँ पे आप ऐसे समझोगे ना, जैसे नील भाग ग्रीवा, ये शब्द याद करना है। याद करने के लिए क्या करें, नील भाव ग्रीवा, इस शब्द को याद करना अच्छे से। नील भाव ग्रीवा के कारण मतलब मोर की नीली गर्दन के कारण मोर का नाम पड़ा नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण उसकी मोरनी का नाम पड़ा राधा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं के सेनापति के संरक्षण नियुक्त कर लिया।
मुझे ज्ञात भी नहीं है कब नीलकंठ ने अपने आप को सभी जीव जंतुओं का सेनापति सा मान लिया, संरक्षक समझने लगा स्वयं को, कि सभी उसका आदेश का पालन करने लगे। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उसको उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था। सभी खरगोश को, सभी कबूतरों को इकट्ठा करके वो सुबह ही वहाँ ले जाता था जहाँ पर दाना दिया जाता था। घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता था। कौन कौन? नीलकंठ। नीलकंठ सबका सेनापति जैसे हो गया था, सबका संरक्षण करता था। और वो क्या करता था, सुबह सभी कबूतरों और खरगोशों को इकट्ठा करके सभी को जहाँ पे दाने डाले जाते हैं ना, वहाँ पे ले जाता था और घूम घूम कर उनकी रखवाली करता रहता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अगर कोई गलत व्यवहार करता तो वो अपने उस पंख से उसको दंड भी देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उसके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंत्र क्रंदन मतलब तेज तेज चिल्लाना न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कि जैसे खरगोश के बच्चे कुछ गड़बड़ करते तो वो अपनी चोंच से उनको उठा लेता और जब तक वो ज़ोर ज़ोर से ना रोने लगते तब तक उनको नहीं छोड़ता था, ऊपर ही लटकाए रखता था अपनी चोंच से। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों को कर्णभेद मतलब कान में छेद हो जाना, कर्णभेद मतलब कान में छेद हो जाते थे, संस्कार हो जाता था। कई बार जैसे पैनी चोंच से उसको टाइट पकड़ लेता था ना, तो उसके कान में बच्चों के छेद हो जाते थे। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जैसे वो दंड देता था वैसे ही वो उन बच्चों से प्यार भी बहुत करता था। प्राय वे मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों के छुअल सा खेलते रहते थे। क्या करता था, जैसे वो उनको दंड देता था वैसे वो उनसे बहुत प्यार करता था और अपने पंखों को ऐसे फैलाकर बैठ जाता था और सभी बच्चे उसमें, छोटे छोटे बच्चे उन पंखों के बीच में छुपम छुपाई के खेल खेलते थे। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली में भीतर घुस आया। जाली से एक सांप आ गया अंदर। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सभी बड़े थे जो, तो वो सभी भाग गए, इधर उधर भाग गए और एक छोटा सा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तेज नहीं निकल रहा सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। इसमें ये कहा है कि उसका आधा शरीर तो उसके मुंह में था, सांप के में। यह चित्र में देखो दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए आप, ये है सांप ने इस खरगोश को मुंह में ले रखा है और ये आधा शरीर इसका मुंह में, आधा बाहर है। तो वो ऐसे चींची कर रहा है, तो लेकिन वो इतने धीरे कर रहा था किसी को सुनाई न दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले पे सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने इस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक दुपट्टे से नीचे आ गए। सर से कि उसने अपने, जैसे वो चिल्ला चींची कर रहा था तो नीलकंठ कहीं सो रहा था झूले पे, उसने उसकी आवाज़ को सुना और वो फटाफट जल्दी से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया, उसने अपने दिमाग से सोचा कि अगर मैं सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। फन पर चोंच मारूंगा तो खरगोश को दबा लेगा ऐसे अपने मुंह में। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया हुआ है, उसको चोट लग जाएगी। फिर चोंच से उसने इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। सांप पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से नीचे गिर गया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। मतलब कि वो जैसे उसने सांप पे वो चोंच मारी ना तो वो नीचे गिर गया, लेकिन वो मतलब कि बेहोश सा पड़ा हुआ रहा, हिला नहीं। राधा ने सहायता देने के लिए आवश्यकता नहीं समझी। राधा ने कुछ सहायता उस समय नहीं की, परंतु अपने मंद केका होता है जैसे मोर और मोरनी की आवाज़, क्या होता है, आवाज़ होती है उनकी केका, परंतु अपने मंद केका
से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। उसने धीरे धीरे चिल्ला चिल्ला कर अपनी आवाज़ को सब कहीं पर सबको बुला लिया और सबको सुना दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, जब तक हम पहुंचे तब तक नीलकंठ सांप के 2 टुकड़े कर चुका था। तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। तो क्या किया उसने, अपने पंजों के नीचे उसको छुपाए रखा, सॉरी पंजों के नहीं, पंखों के बीच में, और उसको गर्मी देता रहा रात भर उसको। कौन? नीलकंठ, खरगोश के बच्चे को। कार्तिक ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को ही क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। किसमें ये बताया है कि गणेश के जो कार्तिकेय है ना, वो क्या करते थे कि उन्होंने मयूर को अपना वाहन चुना है, मयूर पर बैठते थे वो हमेशा। तो वो इसलिए क्यों चुना होगा ये अब समझ में आया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं मोर, और बहुत ही देखभाल करने वाले होते हैं, इसलिए कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर को चुना होगा। ये अब समझ में हमें आया है। मयूर कलाप्रिय और वीर पक्षी हैं। मयूर क्या है कि कलाप्रिय है और वीर पक्षी भी हैं, हिंसक मात्र नहीं, वो हिंसक नहीं है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूरक्रम है। जो बाज हैं और चील है, उनका जो काम है वो क्रूरक्रम है, मतलब कठिन खराब काम है, जबकि मोर का ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े, कोई परेशान करे तो वो ऐसा करते हैं, कोई उसको परेशान करे तो वो हमला करते हैं, वरना मोर नहीं करते। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मतलब मोर जाति से कैसे हो, तो वो तो विशेषता थी, लेकिन वो उनके सबके साथ रह रहकर उसमें मानव जैसे अच्छे भाव भी हो गए थे। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब मैं नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम कर वह किसी अलक्ष्य शम पर ठहर जाता था। इसमें क्या क्या है कि वो नीलकंठ था, वो अपने इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को इंद्रधनुष के समान फैलाकर सुंदर सुंदर पंखों को मंडलाकर नाचता था। तब वह नृत्य में ऐसे नृत्य करता था, ऐसे लय बनाकर नाचता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य शम पर ठहर जाता था। राधा थी, जैसे ऐसे सुंदर अपने पंखों को ऐसे फैलाता इंद्रधनुष की तरह, और बहुत सुंदर नृत्य करता था। राधा थी, वो नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, वो राधा उसके समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, लेकिन वो भी बहुत ही सुंदर उसके समान उसके साथ नाचती थी। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर से पंख को छूती और बाईं ओर से निकल आती, दाएं पंख से स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। जैसे नीलकंठ नाचता था, तो नाचने के साथ साथ वो राधा थी, वो भी उसके साथ साथ कभी इधर से पंख को छू के इधर निकलती थी, और इधर से पंख को छू कर ऐसे उसके साथ साथ वो भी एक ताल में ताल मिलाकर नाच रही थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया। ये देखो महादेव वर्मा यहाँ पे बैठी है, बुक पढ़ रही है, और ये मोर है और ये मोरनी है, ये नीलकंठ है और ये क्या है, राधा है। समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। इसमें ये बताया कि नीलकंठ ने कैसे समझ लिया, नीलकंठ को ये कैसे पता लगा कि महादेव वर्मा को यह मोर का नाच बहुत भाता है, नीलकंठ का नाच बहुत भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। मतलब जैसे ही मैं आई तो मुझे देखते के साथ वो अपने झूले को छोड़कर अपनी सतरंगी मंडलाकार छाता की तरह ऐसे छाता की तरह तान कर खड़ा हो गया और नृत्य करने लगा। मतलब कि जैसे मैं आती हूँ वो ऐसे करने लगता था,
ताकि मैं खुश हो जाऊँ। तब से वह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गया। मतलब तब से उस समय फिर पहले जब तो पहली बार किया था, उसके बाद वो हमेशा ही ऐसा करने लगा। नृत्य भंगिमा नित्य मतलब प्रतिदिन ऐसे ही करने लगा। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। मतलब मेरे यहाँ पे देखने के लिए कोई देसी विदेशी भी आ जाता था। कोई देश से, कोई किसी प्रदेश से, कोई किसी विदेश से आते थे मेरे साथ। और नीलकमठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो उठता था कि जो वो देखते थे वो बहुत ही अपने आप को सम्मानपूर्वक देखकर बहुत खुश होते थे, बहुत आश्चर्य करते थे। विस्मय होता है आश्चर्य करना। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दी। कई जो बाहर की जो विदेशी महिलाएं आती थी वो नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि देकर संबोधित करती थी। जिस नकुली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था,